हेडेक हो रहा है। होमवर्क किया है? हाँ किया है। भेजा नहीं तूने? हाँ वो सारे नहीं किए थे। 20 कर लिए थे। हाँ, तो जितने करे उतने भेज दिया कर। हाँ यस सर। भेज दूँ। तुम्हारा पेपर कब है? सर प्री बोर्ड्स चालू होने वाले हैं। ओके। परीक्षा तेरे कहाँ कट गए 10 मार्क्स? सर मैंने नहीं देखा पेपर अभी तक। मतलब मेरे को पता चल गया, वो क्लास में देखे थे। तो मैं मंडे ट्यूसडे को देखूंगी मैं। और बाकी हाईएस्ट वगैरह कितने आए हैं? मेरे ही हाईएस्ट है। चलो बढ़िया है। चलो, और वृंदा तेरा? क्या सर? कितने मार्क्स आए तेरे? सर मार्क्स तो अच्छे नहीं आए। कितने आए बेटा? सर 53 आए हैं। एक तो कैमरा ऑन करो पहले तो। इतने कम क्यों रह गए बेटा? सर मैं ना एक तो ना मुझे जब वो बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसमें नहीं पता था कि बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या हम करते हैं। मैं भूल गई थी पेपर में कि हम बैंक ओवरड्राफ्ट को कैसे पोस्ट करेंगे। तो उसमें हुई होगी गलती। और मैंने ना लाइक मेरी कैलकुलेशन है ही वैसे इतनी स्लो, तो मैंने किसी भी अकाउंट को क्लोज नहीं करा था। चल एक काम करते हैं, अलग से एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है। यस सर। गाइस प्लीज एक बार जरा सारे अपने कैमरा ऑन करो सब लोग। हाँ जी, परीक्षा एंड स्निग्धा प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। स्निग्धा दो कितने मिनट दिनों सर। बाद? स्निग्धा कितने दिनों बाद देख रहा हूँ तेरे को। गायब भी हो गई है। हो गए पेपर खत्म सारे? मार्क्स यस। आ गए? नहीं। कैसे हुए पेपर? ठीक ही। ये पेपर कौन पूछता है कैसे हुए? पेपर तो पता ही है ना कैसे होते हैं, है ना? वो तो मार्क्स पता चलेगा तो कैसे हुए, है ना? वैसे कैसे अकाउंट्स का कैसा हुआ था पेपर? अकाउंट्स का रेशो नहीं याद आ रही थी पेपर में, बस वो वाले क्वेश्चंस छूट गए, बाकी तो सारा कुछ। तो रेशो कौन सी याद नहीं आ रही थी? एग्जांपल लेते हैं एक। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कौन सी कैटेगरी की रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उसका तरीका बताया था, क्या था? वेंदा क्या था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उसका तरीका याद करने का? शगुन। सर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तरीका क्या था याद करने का? कैसे याद किया ये? सर अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आएगा अपॉन में सेल्स, नेट सेल्स। हाँ, तो इसका याद करने का तरीका ये था कि जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उनमें सब में डिनोमिनेटर में नेट सेल्स है और इनटू 100 है। और जो नाम दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, नेट प्रॉफिट रेशियो तो नेट प्रॉफिट ऊपर। देखो मैंने ना स्निग्धा सब चीजों के तरीके इसीलिए याद करवाए थे। सबका साथ में तरीका भी बताया था कि कैसे याद कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में जब याद नहीं आए तो आप वो वापस रिकॉल करो। और देखो, गलत बात यह है कि चलो आपको तब याद नहीं था, इज अ डिफरेंट थिंग, पर अभी भी आपने उसके ऊपर काम नहीं किया। आज भी मैं पूछ रहा हूँ तो भी याद नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। एग्जाम में कुछ गलती हुई, उस ठीक तो करो कम से कम।
तो इसलिए देखो, अगर अगर आप उसके बाद भी ठीक नहीं करोगे तो देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। उस समय चलो जो हुआ वो हुआ, उस समय कई चीजें ऐसी होती है एग्जाम में जो आपको पहले से प्रिपेयर्ड आप नहीं होते, आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कई बार पता चलता है कि अरे यार ओके ये मैं भूल गई या ये गलत हो गया। पर देन उसके बाद तो करो। आपका काम पता है क्या होना चाहिए उसके बाद? मैं सबके लिए बोल रहा हूँ बेटा, जिन लोगों के भी पेपर हो चुके हैं, जिनका होने वाला है, सब लोग प्लीज ध्यान दो इस चीज को। हर बार मैं बोलता हूँ, जब भी पेपर हो जाता है, ठीक है, जब भी आपका टेस्ट हो जाता है, ठीक है, टेस्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, टेस्ट मींस इट इज टेस्ट अबाउट योर नॉलेज एंड योर रिटेंशन पावर। इट इज नॉट ओनली टेस्ट अबाउट योर नॉलेज, इट इज टेस्ट अबाउट बोथ, अबाउट योर रिटेंशन पावर ऑल्सो। आपका ओपन बुक एग्जाम नहीं है। ओपन बुक एग्जाम होता है कि आपको बुक अलाउड है ले जाओ, आने वाले टाइम पे होगा, अभी नहीं है। ठीक है, तो अभी तो क्या है, आपकी रिटेंशन पावर भी टेस्ट होती है कि आपको याद कितना है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर कोई चीज अगर आप देख रहे हो टेस्ट के बाद कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम आई, देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट। हमेशा टेस्ट के बाद अगली चीज आपकी होनी चाहिए, जब भी आप पेपर देख के आते हो, ये एनालाइज करना कि आपने कहाँ, आपकी क्या कमियां रह गई। जैसे अभी मैं वृंदा से भी पूछ रहा था, वृंदा जो आप मेरे को गिना रहे हो ना, ये सब एक बार आपको लिखना है कि क्या आपकी कमियां रही। ठीक है, कहाँ आपको लग रहा है गलतियां हुई हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा मेजर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। कि अगर आप मुझे एक दो चीजें बता रहे हो ना वृंदा, ये ऐसे छोटी छोटी चीजें, दीज आर स्मॉल थिंग्स जो आप मुझे बता रहे हो, उसकी वजह से आपके इतने मार्क्स नहीं कटने चाहिए। अगर इतने मार्क्स कट रहे हैं देन इट मीन्स देयर इज समथिंग मेजर विच इज रॉन्ग। और ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको समझ आ रहा है, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन जब टेस्ट हो रहा है उसमें मार्क्स नहीं आ रहे, तो हमें उसको ठीक करना है ना। वो ठीक तभी होगा जब आप अपना पेपर रिव्यू करो, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। ठीक है, तभी हो पाएगा। अगर हम वो नहीं करेंगे ना, तो हम करेक्टिव मेजर्स कैसे लेंगे? हमेशा स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई वेयर वी आर लैकिंग। ठीक है, पहली चीज ये होती है। तो जो मैं आपको एनालिसिस करने के लिए बोलता हूँ ना, हमेशा पेपर खत्म करने के बाद एनालिसिस किया करो कि आपके मार्क्स, कितने मार्क्स कटे, वो मैंने बताया ना तरीका, कितने मार्क्स कटे और उसका रीजन क्या है। डू दैट एनालिसिस, मैं हमेशा बोलता हूँ उसका रीजन यस यही सर। होता है कि वो एनालिसिस करो कि मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं। एंड उसके बाद सेकंड होता है कि अब मैं उसके लिए क्या करेक्टिव मेजर्स लूँ। जैसे स्टिग्धा ने पहला पॉइंट तो कर लिया कि चलो मेरे मार्क्स कहाँ कटे, अभी आया नहीं पेपर, लेकिन मेरी गलती कहाँ हुई, मेरे को रेशियोज याद नहीं आ रही थी, दिस इज फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आपने बताया, बाकी और पूरा करना जब आपका पेपर आ जाएगा। देन सेकंड थिंग इज करेक्टिव मेजर, क्या मैं क्या करूँ उसके लिए? करेक्टिव मेजर है कि मैं उसको वापस रिकॉल करूँ, याद करूँ, देखूं सर ने क्या तरीका बताया था। और अगर आपको खुद याद नहीं आ रहा या खुद समझ नहीं आ रहा कि सर मैं, मेरे को ना ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, मुझे थोड़ा बताओ मैं इसमें कैसे क्या कर सकती हूँ, मुझे हेल्प कर दो, देन आई विल गाइड यू थ्रू। ठीक है, सो लिखना चाहो कहीं लिख लो। पहला स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर यू आर लैकिंग। ठीक है, पहला स्टेप हो गया टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर यू आर लैकिंग। ये बहुत जरूरी है आपको। अगर आप पता है, और मैक्सिमम बच्चे ना यही फेल हो जाते हैं पहले स्टेप पे, वो यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है। सेकंड स्टेप होता है, चलो दिक्कत तो आइडेंटिफाई कर ली, उसके ऊपर काम तो करो, जो अभी स्निग्धा ने नहीं किया था। ठीक है, पहला तो आइडेंटिफाई कर लिया कि सर मैं भूल गई, वहां पे मेरे को रेशियो याद नहीं आ रही, बट लेकिन उसके ऊपर काम तो करो। काम करने के दो तरीके हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि मैंने कैसे बताया था, आप वीडियो देख सकते थे कि सर ने कैसे बताया था, इसको कैसे याद करवाया था। ठीक है, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप फिर से पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, देन थर्ड स्टेप, पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, सेकंड उस पे करेक्टिव मेजर्स लो, थर्ड होता है डू अ रीटेस्ट। डू अ रीटेस्ट इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप को दोबारा चेक कर रहे हो कि अच्छा चलो जो गलतियां हुई वो हुई, अब मैंने अपने हिसाब से चीजें ठीक कर ली हैं। ठीक है, अब मैं रीटेस्ट देके देखती हूँ क्या अब वो चीजें ठीक एक्चुअली हुई हैं या मुझे लग रहा है कि सिर्फ मैंने ठीक कर ली है। यानी कि
आइडियली स्निग्धा, मैं अगर आपकी जगह होता मैं क्या करता, मैं वापस से रेशियोज रिवाइज करता, और मैं पहले तो सबसे पहले तो वही क्वेश्चंस दोबारा करता जो एग्जाम में है। ठीक है, एंड व्हेन यू आर सेइंग दैट मैं सिर्फ रेशियोज भूल गया था, ठीक है, फॉर्मूले भूल गया था, तो मैंने सिर्फ पहले फॉर्मूले याद किए होते, मैंने और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती, बस सिर्फ फॉर्मूले याद करे होते और फिर दोबारा करके देखे होते क्या अभी भी क्वेश्चन हो पा रहे हैं। बिकॉज देन यू वुड रियलाइज, एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, देन यू वुड रियलाइज कि और भी चीजों में दिक्कत आ रही है। अभी तो आपको लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मूला भूल गए, जो फॉर्मूला याद हो गए अब क्या आप कर पा रहे हो? क्या उसके बाद आपको क्वेश्चंस के तरीके पता है, कैसे क्वेश्चंस को करना है, किस टाइप का क्वेश्चन है उसे किस तरह से सॉल्व करना है? देन यू विल गेट टू नो। अभी तो हम पहले स्टेप पे अटक गए ना कि मैं तो फॉर्मूला ही नहीं पता। ठीक है, सो दिस इज हाउ आइडियली यू शुड डू। 3 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो वेयर यू आर लैकिंग, सेकंड इज डू करेक्टिव मेजर, थर्ड इज गिव अ रीटेस्ट। ठीक है, अब रीटेस्ट के लिए मैंने आपको क्या बोला, एक तो आप अपना जो जहां पे आपके क्वेश्चन गलत हुए वही दोबारा करो, वो जरूर दोबारा करने होते हैं, ताकि एटलीस्ट वहां से 2 फायदे होते हैं। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ अब मेरे को समझ में आ गया ये वाला, और दूसरा कि कल को अगर इसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आ जाए तो आप फंसो नहीं। तो सबसे पहले तो उन्हीं को दोबारा करो। फिर उसके अलावा जैसे सपोज करो आपको लगता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको लगता है कि यार मैं ना रेशियो में रिलैक कर रही हूँ, तो आप मुझे बताओ, मैं रेशियोज के आपको एडिशनल क्वेश्चन सजेस्ट कर दूंगा कहाँ से करने हैं, मैं अपने क्वेश्चंस भेज दूंगा, या मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो। समझ आ रहा है? और जितने टेस्ट पेपर दे सकते हो ना, मैंने आप लोगों को एक तो आई थिंक टेस्ट पेपर की बुकलेट भेजी हुई है, आई एम नॉट श्योर किसकी भेजी थी, मुझे ये तो याद नहीं, लेकिन एक भेजी है, कोई सैंपल पेपर्स की एक मैंने बुकलेट भेजी हुई है। ठीक है, जितने टेस्ट पेपर दे सकते हो ना उतने दो, जितने ज्यादा दे सकते हो उतने दो। उससे फायदा क्या होता है, मैंने पहले भी शायद ये चीज बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। एक होता है आप इंडिविजुअली चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, जैसे अभी हम कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम सिर्फ कैश फ्लो के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको शुरू में हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट, फिर आपको कोशिश करना चाहिए टेस्ट पेपर देने की जहां पे मल्टीपल चैप्टर के क्वेश्चंस आपस में मिक्स्ड है, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ही आने वाला है ना, एग्जाम में तो आएगा नहीं ओ चलो पहले कैश फ्लो के क्वेश्चन फिर उसके बाद रेशो के क्वेश्चन, ऐसे तो होगा नहीं। कभी रेशो का आ गया, कभी कैश फ्लो, फिर कभी बुक 2 का आ गया, कभी बुक 1 का आ गया, सब मिक्स हो गए। तो आपको ये भी आना चाहिए ना कि हॉप ऑन हॉप ऑफ कैसे करना है, यानी एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे कैसे जाना है, कैसे अपने आप को एक कॉन्सेप्ट पे स्विच ऑन करना है, फिर दूसरे, जब दूसरे पे जाओगे तो पहले वाला स्विच ऑफ करो, फिर दूसरे पे स्विच ऑन करो, कैसे करो, ये भी तो आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो जब वो इंडिविजुअल चैप्टर कर रहे होते हैं तब तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसी फ्लो में हो, अभी अभी सीख रहे हो, अभी नया नया ताजा है। पर जैसे ही आप पेपर देने पे आते हो, टेस्ट देने पे आते हो, तो गड़बड़ करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप कभी उस चीज के लिए आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी कि कैसे मैं एक चैप्टर के क्वेश्चन के बाद दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस पे आऊं। तो इसलिए जितने ज्यादा टेस्ट पेपर दोगे ना, उतना ज्यादा आपको ये फायदा करेगा। एंड कई लोग पता है कई बार क्या कहते हैं, अच्छा टेस्ट पेपर में कई बार क्या कहते हैं, अच्छा तेरी तैयारी पूरी नहीं है ना, अभी तेरे को सारे चैप्टर तूने नहीं करे, तो एक काम कर, सपोज मैं सैंपल पेपर आपको 8 सैंपल पेपर है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कि कई लोग क्या कैसी चीजें सजेस्ट करते हैं जो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। 8 सैंपल पेपर हैं, 8 सैंपल पेपर में से अच्छा तेरी बुक 2 ठीक है, तो पहले बुक 2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए सारे सैंपल पेपर में से, यानी कंपनी के सारे क्वेश्चंस कर लिए। प्लीज बिल्कुल मत करना, अगर यही काम करना है तो कोई और बुक खरीद लो, वहां से कर लो, सारा पर्पस खराब हो जाएगा सैंपल पेपर का। सैंपल पेपर का पर्पस ही यही है कि आप जब क्वेश्चन मिक्स्ड आ रहे हैं सारे चैप्टर के, आप जब वो मिक्स्ड क्वेश्चन एक साथ करो तो क्या कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैंने 11th में भी बताई होगी, मैं अभी दोबारा भी बता रहा हूँ। जितनी मेहनत आपने अब तक करी है वो सारी एक तरफ, और सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना एक तरफ। सैंपल पेपर्स अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके मार्क्स बूस्ट अप हो जाते हैं एकदम से। क्यों? क्योंकि आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि एक चैप्टर के क्वेश्चन के बाद दूसरा चैप्टर के क्वेश्चन करना, ये चीज तभी समझ आएगी जब आप सैंपल पेपर करोगे। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट
मैंने एक ऑलरेडी भेजी हुई है आपको, वहां से शुरू कर सकते हो आप। ठीक है। दूसरा, आप अपने और कोई भी सैंपल पेपर की बुक लेके आ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी सैंपल पेपर की बुक्स अवेलेबल है, टुगेदर विद यू, लाइक एम्स, एम टू अकाउंटेंसी, ये उसकी है, क्या नाम है, टीएस ग्रेवाल की ही है, मैंने आई थिंक उसका वो भेजा भी था। ठीक है। मैं टीएस ग्रेवाल की बुक इसलिए थोड़ा सा कई बार रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उनका जो लेवल होता है ना टेस्ट पेपर का, वो बोर्ड के लेवल के जैसा होता है, यानी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, बहुत ज्यादा लो नहीं होता। कई सैंपल पेपर ऐसे आ जाते हैं जो बहुत हाई स्टैंडर्ड के पेपर बना देते हैं। हाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? या तो अननेसेसरी लेंदी होता है, या अननेसेसरी डिफिकल्ट होता है, जो हमारा एग्जाम में आएगा नहीं। तो फिर फायदा क्या है उसका? हाँ, आपको करना है उस टाइप का भी प्रैक्टिस, तो बाद में करना, पहले आप बेसिक तो कर लो। ठीक है। तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा इस तरह के रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको मैं अगर याद हो, पहले तो मैंने आपको डीके गोयल का भी बताया था कि डीके गोयल इज अ वेरी गुड बुक। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं उसके अंदर, लेकिन सही पैटर्न में नहीं है, एंड स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं है। जब आप समझ रहे होते हो तो समझने के लिए आपको पहले, अगर मैं पहले ही आपको मुश्किल चीज दे दूं एकदम से, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप घबरा जाओगे, हाँ ये पता नहीं क्या चैप्टर है। सो हमेशा समझने के लिए आपको पहले बेसिक चीजें एक फ्लो में समझनी होती हैं। जब आपको समझ आ जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अब आपने समझ लिया है, ठीक है, नाउ यू आर एट ए लेवल कि आपको चीज समझ आ गई है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दो तरीके से प्रैक्टिस होती है, एक होता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना। ठीक है, कि आपको दिख रहा है कि मेरा ये चैप्टर वीक है। सपोज करो फॉर एग्जांपल, स्निग्धा ने कहा मेरा रेशियो वीक है। ठीक है। तो एक तो होता है आपने सिर्फ रेशियोज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे केस में यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम डीके गोयल, जस्ट एज एन एग्जांपल। और ये नहीं कि बुक लेके आनी है पूरी, या किसी से भी बुक ले लो और उसका क्वेश्चंस का सिर्फ पीडीएफ बना लो, क्वेश्चंस की फोटोकॉपी करके, या तो फोटोकॉपी करा लो, सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस की। वो बहुत ज्यादा पेजेस नहीं होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस की अगर बात करूँ, सारे चैप्टर्स के अगर क्वेश्चंस भी लूंगा ना तो ज्यादा पेजेस नहीं होंगे। ठीक है। या फिर उसका फोटो खींच के एक पीडीएफ बना लो और अपना मोबाइल में या फिर आईपैड वगैरह कहीं पे भी देख करके आप उसको कर सकते हो क्वेश्चंस को। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको जरूरी नहीं कि पूरी पूरी बुक ही लानी है। ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं। सैंपल पेपर पूरा कोशिश करना कि आप बुक ले आओ, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको 3 घंटे का पेपर पूरा ढंग से देना है वो। ठीक है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा कि कैसे देना है वो पेपर। ठीक है, आज वील डिस्कस दैट ऑल्सो, भी कर रहे हैं बात, तो वो भी कर लेंगे कि उसमें क्या बातें याद ध्यान रखनी है, क्या नहीं देनी है। ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस। अभी जिन्होंने पेपर दिए थे उन सबसे मैं पूछूंगा, तो आप ही लोग बताना है कि क्या ठीक रहा क्या नहीं। ठीक है। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अगर आपको इंडिविजुअल कोई चैप्टर दिख रहा है कि मेरा वीक है, उसको प्रैक्टिस करना है, तो फिर ऐसे बुक्स में से करो, जैसे आपको मैंने बोला, आपने डीके गोयल ले ली, डीके गोयल से आपने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है। तो आपको थोड़ा एक लेवल अप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको और पता चल जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन अगर इस तरह का आया तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ चैप्टर वाइज करते चले जाओगे ना, तो आपका काम नहीं बनेगा। हमें सैंपल पेपर्स तो प्रैक्टिस करने हैं, एंड यू शुड स्टार्ट राइट अवे। उसके लिए वेट नहीं करना है, ये भी मैं बता दूं। बहुत सारे बच्चे एक बहुत 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 बड़ी गलती करते हैं, सर अभी ना मेरी पूरी तैयारी नहीं है, अभी मैं ये 2 चैप्टर और थोड़े से वीक है, ये 2 चैप्टर पहले ढंग से कर लूं, उसके बाद पक्का करूंगा। एंड आई एम सॉरी टू से, वो टाइम फिर कभी नहीं आता। क्योंकि आप यही करते चले जाते हो, यार अभी ना मेरा 100% तैयार नहीं, अभी 100% तैयार नहीं, थोड़ा सा और रह गया, ये और कर लूँ, वो और कर लूँ। और आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे निकल गया। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि अगर हमने अक्टूबर नवंबर तक अगर अपना ये नहीं खत्म किया कोर्स, तो उसके बाद आप लोग बिजी हो जाओगे और फिर मेरी क्लासेस भी अटेंड नहीं करोगे, अगर आपको याद होगा। मैंने ये चीज बोली थी, और अब देख लो कितने बच्चे हैं क्लासेस में। हमेशा क्लासेस में आधे बच्चे आ रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती है। आजकल तो तबीयत बहुत खराब चल रही है भाई, ध्यान रखना। ये हमेशा ये टाइम ना जब आता है, इस टाइम पे हमेशा बाय एंड ऑफ द ईयर तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है बच्चों की, क्योंकि एक तो सीजन चेंज होता है, ऊपर से बच्चे गोलगप्पे खाते हैं, मना मानते नहीं है, मैंने इतनी बार समझाया है, और फिर उसके बाद तबीयत खराब होती है। यू कांट हेल्प इट, है ना? तो बहुत बच्चों की तबीयतें खराब चल रही हैं, सो प्लीज ध्यान रखना, बाहर का खाना कोशिश करो अवॉइड करो। नॉट ओनली गोलगप्पे, बाहर का टोटली अवॉइड करो जितना अवॉइड हो सकता है, क्योंकि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टाइम।
अगर ये टाइम निकल गया ना बेटा, ये टाइम अगर तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब में निकल गया, तो बाद में फिर आप यही करते रहोगे, हाँ यार मेरे ना वो एक 15 दिन खराब हो गए, महीना खराब हो गया, अगर वो ढंग से मिल गया होता तो मैंने ना ढंग से तैयारी कर ली होती। तो ये बाद में ऐसे अफसोस करने की जगह मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि अपना ध्यान रखो। तो उसके दो तरीके होते हैं ध्यान रखने के, एक तो खुद, एक तो होता है प्रिकॉशन, कि बाहर की चीजें अवॉइड करो, प्रिकॉशन लो। दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि जैसे गर्म पानी पियो, जस्ट एज एन एग्जांपल। ठीक है। हम लोग, मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पे डेली अदरक की चाय पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये वाला सीजन ऐसा है कि अगर इसमें गला पकड़ गया तो बुखार होते हुए देर नहीं लगेगी। So, मैं ये नहीं कह रहा आपने एग्जैक्टली यही करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि थोड़ा सा पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलो। ठीक है। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो पहली चीज तो भाई ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि यार मैं ना पहले 100% तैयार कर लूं, सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लूं, फिर मैं सैंपल पेपर शुरू करूं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच एवरीवन मेक्स। तो प्लीज ये बिल्कुल नहीं करना है। आप चाहो तो इमीडिएटली कल एक सैंपल पेपर दे सकते हो, आज एक सैंपल पेपर दे सकते हो इमीडिएटली, विदाउट इवन थिंकिंग कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, या विदाउट इवन रिवाइजिंग। रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, एक सैंपल पेपर उठाओ दे दो। और पता है कई बच्चे ऐसे भी गलती करते हैं, अरे सर 10 सैंपल पेपर करने हैं मुझे, एक खराब हो जाएगा, मेरे को अभी आता तो है नहीं ढंग से, खराब खराब क्या हो जाएगा भाई? यही तो टेस्ट करता है कि तुझे कितना आता है कितना नहीं आता। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे, सर ना एक खराब हो जाएगा मैं ढंग से करके दूंगा। अरे कोई, ये थोड़ी ना कि 10 ही है तुम्हारे पास, और ले लेना बुक यार, और मैं दे दूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। तो प्लीज ऐसी हरकतें मत करना। जितने पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो, एंड आई एम टेलिंग यू, सबसे पहला पेपर स्टार्ट करना ना प्रैक्टिस करने के लिए, कि आज मैं पेपर दूंगी, सबसे पहला पेपर उठाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एक बार आप पेपर देना शुरू करते हैं ना, फिर तो देन यू गेट इन टू द फ्लो, और वो पहला स्टेप लेना ना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो देखते हैं पहला स्टेप कौन लेगा। आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और मैं एक बार फिर से ये बता रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। अभी जब पहला पेपर दोगे ना, पहला सैंपल पेपर दोगे, उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। समझ आ रहा है मेरी बात? तो मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ पहला पेपर बिना रिवीजन के दे दो, एंड नोबडी इज जजिंग यू। यू डोंट इवन यू डोंट हैव टू जज योरसेल्फ। सपोज करो आपका 80 मार्क्स का पेपर था, आपको उसमें सिर्फ 30 मार्क्स का आता था, इट्स ओके। पता तो चलेगा ना कि कौन से 30 मार्क्स का आता था और कौन सा 50 मार्क्स का नहीं आता था। आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि हाँ यार ये वाले चैप्टर में तो मैं पूरा ब्लैंक हो गया। हमारा पर्पस ही यही है कि हमें पता चले कि हाँ हमें किन चीजों के ऊपर काम करना है। अभी जो तीन तीन स्टेप्स बताए, वो तीन स्टेप्स तभी तो आएंगे ना जब आप पेपर दोगे। पेपर ही नहीं दोगे तो पता क्या चलेगा ये तीन स्टेप्स। ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली कोशिश करो। अभी वीकेंड आ रहा है ना, ठीक है, तो वीकेंड पे सब लोग एक एक पेपर देंगे। आई एम गिविंग यू लिबर्टी, कोई भी पेपर दे सकते हो, इट्स नॉट कि ये वाला पेपर ही देना है। ठीक है। कोई सा भी एक पेपर दे दो, कोई भी एक पेपर। एंड अगेन फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज के ऊपर मत जाना प्लीज। मैं जब पूछूंगा ना वीकेंड के बाद, ये मत बोलना सर मेरी ना तैयारी नहीं थी तो मैंने इस वजह से पेपर नहीं दिया, प्लीज ये मत बोलना। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ भाई तैयारी नहीं होगी अभी, तो सही शुरू तो करो। और वही तो देखना है। मैं तो पहला पेपर चाहता भी ऐसे ही हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं तो चाहता यही हूँ पहला पेपर बिना रिवीजन करे दो, उससे एक्चुअली पता चलेगा कितना याद है आपको। देखते हैं कि कितने कॉन्सेप्ट्स याद आ पा रहे हैं, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस में कहाँ फंस रहे हो। फिर उसी हिसाब से तैयारी करेंगे ना, उसी हिसाब से फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सो पहला पेपर इस वीकेंड को दे दो। ठीक है। आपको मैंने भेजा हुआ है, सबके पास है पेपर जो मैंने भेजे हुए हैं। ठीक है। और जब आप पेपर दोगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखना भाई। ठीक है, कुछ चीजों का ध्यान रखना। जब आप पहला पेपर दोगे, आपको टाइम के ऊपर ध्यान नहीं देना कि मेरा पेपर 3 घंटे में हो रहा है, मतलब 3 घंटे में ही करना है, या 3 घंटे में जितना हो गया उतना ही करना है, नहीं। टाइम नोट जरूर करो, पर टाइम की बाउंडेशन मत रखो। ठीक है। तो आपने करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग प्लीज फोकस करके सुनेंगे मैं जो बता रहा हूँ, आगे सारे पेपर्स में इसी तरीके से करना है। नोट करना है तो कोई नोट कर लो।
जब आप पेपर दोगे, आपने सबसे पहले रीडिंग टाइम लेना है। ठीक है, 10 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है स्निग्धा। सर 15 minutes। तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम लो। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू 90% बच्चों को पता नहीं होता उस 15 मिनट में क्या करना है। 15 मिनट तो छोड़ो, 2 मिनट के बाद ऐसा हो जाता है, अरे 15 मिनट हुए नहीं अभी तक, करूँ क्या मैं बैठ के। तो वो भी आदत डालनी है। ठीक है, सो टेक 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। देखो क्या करा आपने, मुझे बताना कि आपने उस 15 मिनट में क्या किया। जब नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बताना कि आपने उस 15 मिनट में क्या किया, सो दैट विल सी कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कैसे करते हैं क्या करते हैं, बट फर्स्ट टाइम के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप करो अपने हिसाब से। ठीक है, तो टेक 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। ठीक है, नोट कर लो भैया ये चीजें, फिर बाद में भूल जाओगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम, जब आप पेपर स्टार्ट करोगे तो प्लीज उसमें स्टार्टिंग टाइम लिखना हर क्वेश्चन से पहले। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज करो आपने क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू किया, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, उसके साथ में घड़ी में देख लिया टाइम क्या हुआ है। सपोज करो अभी टाइम हो रहा है जैसे 5:58, तो मेरे यहाँ पे, सॉरी आपके यहाँ तो अलग हो रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे 5:58 हो रहा है, तो मैं लिख लूंगा 5:58। ठीक है, जब क्वेश्चन खत्म होगा तब क्वेश्चन का एंडिंग टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, वही एंडिंग टाइम अगले क्वेश्चन का स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा। तो बस ये याद रखना है कि हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपने टाइम लिखना, और आपको ये नहीं देखना कि मैंने कितना टाइम लगाया, अभी नहीं देखना, ये एनालिसिस बाद में होगा जब पेपर खत्म हो चुका होगा। इसका पर्पस क्या है, जो मैं आपसे टाइम लिखवा रहा हूँ, आपको पता चलेगा खुद कि आपने किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा दिया। ठीक है, उस समय दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उस समय तो सिर्फ क्या करना है, आपने टाइम नोट करते चलना है। एंड यू हैव नो बाउंडेशन टू कंप्लीट दी पेपर इन 3 आवर्स। 4 घंटे लगते हैं, लगाओ। पहला ऑब्जेक्टिव अभी हमारा क्या है, हमें पूरा पेपर आना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, पहला तो ये है। अगर मैं 80 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, 80 का 80 मेरे को आता है, तब मैं सेकंड स्टेप पे जाऊंगा कि अब 80 मार्क्स का पेपर जो मेरा 4 घंटे में खत्म हो रहा है, उसे 3 घंटे में कैसे खत्म करूं, अपनी स्पीड कैसे बढ़ाऊं। आ रही है बात समझ में? वृंदा, अगर तू 80 मार्क्स का पेपर सिर्फ 50 मार्क्स का ठीक कर पा रही है और 30 मार्क्स का गलत हो रहा है, देन कोई फायदा नहीं है, फिर हमें स्पीड के ऊपर दिमाग लगाने का भी कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए कि मेरे को पहले पेपर पूरा आता है। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप करो, आप एक पेपर दो, पूरा प्रॉपर तरीके से दो, यानी कि आप पहले रीडिंग टाइम लो। रीडिंग टाइम लेने के बाद आप हर क्वेश्चन से पहले अपने टाइम नोट करो। ठीक है, एक चीज और बताया तो, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर 3 घंटे, कहाँ है 3 घंटे, हम बहुत बिजी लोग हैं, 3 घंटे कैसे निकालेंगे अपने स्केड्यूल में से। मैं बता रहा हूँ, है यहाँ पे है, बताओ भाई, हमारे यहाँ भी होंगे बहुत सारे, निकाल सकते हैं सारे लोग 3 घंटे अपने बिजी शेड्यूल में से। अब आधे लोग कैसे हो गए, सर मैं बोलूँ कैसे, मैं भी यही सोच रहा था अभी है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेपर देने के लिए। आपके पास पता है क्या होता है, कई कई चीजों में जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता ना, उसके लिए हम ना, हमारे माइंड में पहले ही नेगेटिव फैक्टर्स चलने शुरू हो जाते हैं। हाय इसके लिए कैसे मना कर सकता हूँ, या हाय कैसे कैसे ये इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। बेटा प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। ठीक है, पहली चीज तो कोशिश करो, कोशिश बोल रहा हूँ, कोशिश करो कि आप 3 घंटे लगातार निकाल सको। ठीक है, इन केस, जस्ट इन केस अगर आप किसी भी रीजन से 3 घंटे एक साथ नहीं निकाल पा रहे हो, तो जितना टाइम मिलता जा रहा है उतने उतने टाइम में करके दे दो। जरूरी नहीं है कि आप पहला, मैं अभी शुरू की बात कर रहा हूँ, आगे तो आपको प्रॉपर 3 घंटे में ढंग से देना है पेपर। अभी शुरुआत करने के लिए अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं शुरू करती हूँ, देखती हूँ कितना टाइम लगेगा, अभी मेरे पास मैं जितना टाइम मिल रहा है उतना मैं शुरू करता हूँ। मान लो आपने 1 घंटा दिया, 1 घंटे में जितना हुआ हो गया, ठीक बात। अभी तो हम टाइम वेस्ट करके चल भी नहीं रहे ना कि 3 घंटे में ही देना है। 1 घंटे में जितना कर लिया अच्छी बात है, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ और काम करना था आपने कर लिया, फिर वापस आके दोबारा करा। तो चाहे आप ब्रेक्स में भी कर रहे हो ना अभी इनिशियली, आई एम ओके विद दैट, बट लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, चल सारे पहले शेयर्स के क्वेश्चंस कर लेता हूँ,
फिर सारे उठा के कैश फ्लो के कर लेते हो, फिर रेशो के। ऐसे नहीं करना भाई, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे कर नहीं पाओगे। तो जैसे एग्जाम में करोगे, यानी कि अगर आप कर रहे हो, आपने एक पैटर्न बना के देखना है कि शुरू से मेरे को सीरियल वाइज करना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करने हैं क्वेश्चंस। आगे से शुरू करने हैं तो आगे से शुरू करो, पीछे से करने हैं तो पीछे से करो, जैसे एग्जाम में करते हो वैसे करो। क्लियर हो गया? एंड दिस इज द राइट टाइम टू डू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्या मतलब हुआ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? इसका मतलब हुआ कि अगर आपको अभी क्लियर नहीं है कि मुझे पेपर कैसे देना चाहिए, मुझे आगे से शुरू करना चाहिए, मुझे पीछे से शुरू करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को बाद में करना चाहिए, अगर ये क्लियर नहीं है तो अभी करो ना। यही तो हिट एंड ट्राई करना है। जितने सैंपल पेपर दोगे स्टार्टिंग में, आप अलग अलग तरीके से करके देख सकते हो। आपको खुद समझ में आएगा मेरे को कंफर्ट किस में आ रहा है। हर किसी बच्चे का कंफर्ट अलग तरीके से होता है। मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा हमेशा कंफर्ट होता है आसान चीज पहले शुरू करना। कोई अगर मुझे मुश्किल चीज दे देता है ना उठा करके, तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता है, मेरे को कई बार ना डर लगता है कि पता नहीं यार, ये तो बड़ा गंदा सा क्वेश्चन आ गया यार। तो मैं हमेशा पता है क्या करता हूँ, मैं पहले हमेशा, मैं अपना बता रहा हूँ, अगेन ये सबके लिए जरूरी नहीं है। कई बच्चों को होता है कि नहीं, पहले मैं गंदे वाले क्वेश्चन जो है वो खत्म कर लूँ, मेरी टेंशन खत्म। ठीक है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मुझे पर्सनली होता है कि पहले ना आसान चीज कर लो। मैं अभी भी, आज भी, टुडे ऑल्सो, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ सिचुएशन ऑल्सो। आज भी अगर मुझे 15 काम करने होते हैं ना, अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ डेली की, रोज की, कि आज मुझे क्या क्या काम खत्म करने हैं। उसमें जो सबसे आसान वाला काम होता है ना, पहले सबसे आसान वाला पहले मैं उससे शुरू करता हूँ। साइकोलॉजिकली मुझे एक अच्छा फील फील गुड फैक्टर आता है, और ये कट गया, चलो कटना शुरू हुआ, एक दो, जैसे एक दो कटने शुरू होते हैं ना, फिर जो चाहे वो इंपॉर्टेंट नहीं होते वो वाले काम, एक दो शुरू की जो आसान होते हैं, लेकिन मैं पहले उनको शुरू करता हूँ। ठीक है, वो मेरा पर्सनल अपना तरीका है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो आप अपने आप को देखो, आपके हिसाब से क्या तरीका आपको सूट करता है, किस टाइप के क्वेश्चंस को पहले आप करना चाहते हो, किस टाइप के बाद में करना चाहते हो। एक मैं जो पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल दे रहा हूँ, अगेन यू कैन ट्राई इट आउट। 1 मार्कर क्वेश्चंस को ट्राई किया करो बाद में करने की। जो रीडिंग टाइम है उसमें कर लिए तो अच्छी बात है, पर जिनको अगर लग रहा है सॉल्व करना है, ठीक है, उनको कोशिश क्या करो बाद में करने की। उसका रीजन है, अनफॉर्चुनेटली जो पेपर सेटर होता है ना, हमारे यहाँ के पेपर सेटर है, उनको अभी भी समझ नहीं आया है कि 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे आने चाहिए। तो वो 3 मार्कर क्वेश्चन को उठा के 1 मार्कर में डाल देते हैं, और आप फंस जाते हो। 1 मार्कर क्वेश्चन में 2 मिनट लगने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और आप कितने लगा देते हो, 5 मिनट, 6 मिनट, और फिर उसके चक्कर में जो आगे का पेपर है वो छूट जाता है। तो इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि 1 मार्कर क्वेश्चन जितने आपने कर लिए शुरू में इन द रीडिंग टाइम, यानी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ठीक है, वो तो हो गए, अच्छी बात है। लेकिन जिनको आपको सॉल्व करना है, जिनमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा, माय पर्सनल सजेशन इज उनको बाद में करना। ठीक है, क्लियर? आप 1 मार्कर के अलावा जो 3 मार्कर है, 6 मार्कर है, 8 मार्कर, जो भी और है, उनको करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है, मैंने जितना भी देखा है ना बच्चों का, 1 मार्कर की वजह से बहुत पेपर छूटता है। और अनफॉर्चुनेटली उसका रीजन यही होता है कि हमारे यहाँ पे अभी भी टीचर्स को जो एग्जामिनेशन पेपर सेट करते हैं, उन्हें अभी भी नहीं पता कि 1 मार्कर क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। क्लियर हो गया? तो आपने इस वीकेंड पे एक पेपर देना है, कोई सा भी एक सैंपल पेपर आप उठा सकते हो। ठीक है, एक सैंपल पेपर दो। अगेन फिर से 2 3 चीजें बता रहा हूँ। प्लीज इस चीज की वेट मत करना कि मेरी तैयारी पूरी हो जाए, प्लीज इस चीज की भी वेट मत करना कि मैं रिवाइज कर लूँ। दे दो, बस उठाओ बुक और दे दो। ठीक है, एंड देन उसमें नोट करो कि हर क्वेश्चन से पहले टाइम नोट करो। 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगाओ, 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगाओ, जितना भी टाइम। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम नहीं है, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या हमें सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, तो जब ये कर लोगे, ये करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कहाँ दिक्कत आई, क्या करा, किस तरीके से, किन क्वेश्चंस में टाइम लगा, कैसे उसको एनालाइज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जिन लोगों ने पेपर दिया था, आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलती करी पेपर देते वक्त? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट की गलती, कि इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी, ये मैं पढ़ के नहीं गया था, वो नहीं।
आपको क्या लगता है कि पेपर की तैयारी करते वक्त आपने क्या गलती करी, या पेपर देते वक्त आपने क्या गलती करी जो आप सुधार सकते हो? जो गलती अभी इमीडिएटली दिमाग में आ रही है परीक्षा, कि नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज को करके जाऊंगा या करके जाऊंगी ताकि अगली बार मेरा पेपर बेटर हो। पहला जो मतलब मैंने उल्टा स्टार्ट किया था, पहला 6 मार्क का क्वेश्चन था शेयर्स का। उसमें चॉइस थी, या तो एक आप पूरा फुल फ्लेजेड कर लो, या जो क्वेश्चन है उसमें आप 3 पार्ट्स हो, मतलब तीनों इंडिविजुअल वो कर लो। मैंने इंडिविजुअल किया, जिससे अगर मतलब पूरे ब्लॉक में कुछ खराब हो तो पूरा ही कटता। इंडिविजुअल में ज्यादा स्कोप था, इंडिविजुअल किया, लेकिन उसमें ओवरऑल मेरे को 24 मिनट लग गए, 12 मिनट की जगह 24, पता नहीं क्यों। आगे तो सब कुछ ठीक रहा मेरा, बट वही जल्दी जल्दी में फिर लास्ट का वो टाइम उड़ गया था। वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन परीक्षा की, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी ये, और एक थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा लगा मुझे। परीक्षा ने सोचा कि यार एक क्वेश्चन है जिसके अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही है, सिंगल क्वेश्चन है, उसमें सारी एंट्रीज लिंक्ड है। और दूसरा क्वेश्चन है, आई थिंक फोर फीचर इशू होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर तीन इंडिविजुअल अलग अलग हैं यही आते हैं इसी तरह से। तो दूसरा था तीन अलग अलग फोर फीचर इशू की सिचुएशंस है। ठीक है। तो परीक्षा ने सोचा कि यार ये तीन वाले कर लेते हो, तो इसमें अगर कुछ गलती भी होगी तो एक में होगी, सारी एंट्रीज तो गलत नहीं होंगी। बट ये कई बार उल्टा बैकफायर कर जाता है, जैसे परीक्षा की चीज में कर गया। तो अब अगर मैं इसका दूसरा फ्लिप सिचुएशन बताऊं तो देखो पता है क्या होता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस ज्यादा है। अगर आपका फोर फीचर और री इशू अच्छा पूरा स्ट्रांग है, और फोर फीचर इशू होना भी चाहिए स्ट्रांग, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूँ 100% आएगा। तो फोर फीचर री इशू तो इन एनी केस आपका इंडिविजुअली स्ट्रांग होना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि जितने मैंने पेपर जब आपका लिया था, जो अभी हमने डिस्कस भी नहीं किया, वो रह गया पेपर डिस्कस करना है, तो याद दिला देना, परीक्षा एक दो दिन में करेंगे उसको, पहले मैं बाकी चीजें निपटा के फिर करता हूँ। तो एक अच्छी बात ये थी, उन सारे पेपर्स में फोर फीचर सबका स्ट्रांग है। मैं देख रहा हूँ फोर फीचर की कोई गलती नहीं कर रहा है यार, मतलब विच इज स्ट्रेंज ऑल्सो, कि नॉर्मली मैं देखता हूँ बच्चों की फोर फीचर इशू बहुत गलत होते हैं, एंड मैक्सिमम बच्चों ने फोर फीचर ठीक करा है। सो आई वाज हैप्पी टू सी दैट। हाँ, गलती किसमें हो रही है? री इशू की एंट्री में। री इशू में जो आप बैंक वाला अमाउंट होता है वो शेयर कैपिटल में ले जा रहे हो, और शेयर कैपिटल वाला बैंक में ले जा रहे हो। यानी वो जो हमें ध्यान से पढ़ना होता है ना लैंग्वेज को, कि फॉर, एट द रेट, ये बैंक में जाता है, अगर आपको याद हो थोड़ा थोड़ा। फॉर, एट द रेट ये बैंक में जाता है, पेड अप, कॉल्ड अप और ऑफ ये आपका शेयर कैपिटल में जाता है, कि कितने का शेयर आपने कितने में इशू किया है। वो पढ़ने में बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। कई बच्चों ने उसमें गलती करी है, उल्टा कर दिया। तो ऑब्वियसली दो एंट्रीज गलत हो गई, एक भी नहीं दो गलत हो गई, क्योंकि री इशू की दो एंट्रीज होती हैं, एक पहले बैंक वाली एंट्री और दूसरी फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें। पहली गलत हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिक गलत है। ठीक है। तो इसलिए उन चीजों पे ऊपर काम करो। अब परीक्षा ने जो चीज बोली मैं उसका ही बताया था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि अगर मेरे तीन क्वेश्चंस हैं, तो तीन में से अगर एक गलत हुआ तो दो दो पूरे ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ा वाला क्वेश्चन उठाया तो उसमें वर्किंग नोट गलत हुआ तो सारे गलत हो गए। ठीक है, वो वाली चीज नहीं है। तो दिस इज अ गुड थॉट प्रोसेस। बट ये तभी वर्क करेगा जब पहली चीज आपको फोर फीचर इशू अच्छे से आता हो। दूसरी चीज, तीन क्वेश्चन है तो तीन सिचुएशन अलग है, तो तीनों सिचुएशन का वर्किंग नोट अलग बनेगा। चाहे वो छोटा वर्किंग नोट बनेगा, बट तीनों का अलग बनेगा, तीनों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। और जब तीन क्वेश्चन इस तरह से आएंगे ना, तो जैसे मैंने बोला तीनों की सिचुएशन अलग होगी, तो कई बार एग्जामिनर जानबूझ करके डिफिकल्ट सिचुएशन डालता है। ठीक है। तो आपको उस चीज की भी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो जो मैं आपको बोलता हूँ ना, एग्जाम में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चॉइस आएगी तो मैं कौन सा चूज करूंगा। तो मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये दो चॉइसेस आएंगी। अब अगर ये दो आई, आप क्या चूज करोगे? वो उस चीज पे डिपेंड करेगा कि अगर आपने फोर फीचर इशू अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, फिर तो वहां जाके फोर फीचर इशू चूज कर लेंगे, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आप उसमें